So today's topic is banking and business studies. Banking is अगर आप देखो अपने जीवन में आसपास सबसे ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बैंकिंग का रहता है. देर आर लॉट्स ऑफ ऑक्सिलरी सर्विसेज बट उसमें से बैंकिंग इज सच जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए. एक इंडिविजुअल के लिए बैंकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसका हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं और आज जो मैं टॉपिक लेने वाली हूँ दैट इज़ first of all I'll tell you the types of banks. So there are two types of banks. First is commercial and second is central bank, which is RBI for India, right? Normally बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंट्रल बैंक और RBI अलग अलग हैं. कई बार ऐसा हुआ है बट ऐसा नहीं है. RBI हमारा सेंट्रल बैंक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक जो है उसका नाम RBI है. ठीक है, तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं दे आर बेसिकली वी कैन से दे आर बिजनेस यूनिट्स विच गिव्स अस बैंकिंग सर्विसेज विद द प्रॉफिट मोटिव. उनका मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है. दे एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड दे लेंड दी लोन्स. फिर हम एक इम्पॉर्टेंट इसके अंदर देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स. तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी फंक्शंस जो हैं वो हैं कि एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स. इन्हें डिमांड डिपॉजिट्स भी कहा जाता है बिकॉज ये दीज डिपॉजिट्स आर डिपॉजिटेड ऑन एक बहुत क्लियर कट शर्त दैट वेन एवर द क्लाइंट नीड दैट दे कैन विड्रॉ, राइट. जब भी आपको पैसा चाहिए आप अपना डिपॉजिटेड अमाउंट ले सकते हैं. बहुत पहले की बात कर रही हूँ मैं, जब ATM कार्ड्स नहीं आए थे उस टाइम पर अगर आपको बैंक का कुछ काम है ना तो लिटरली आपको पूरा हाफ डे हॉलीडे लेकर के जाना पड़ता था, क्योंकि आप जाएंगे, लंबी लाइन होगी, फिर आप स्लिप भरेंगे, देन आपको कैश मिलेगा, वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी. बट अब आपके पास प्लास्टिक मनी आ गई है, आपके पास ई-मनी आ गई है. आप यू नीड नॉट टू वेट. सपोज करो एक्सीडेंट हो गया किसी का तो वो अगले दिन सुबह 10 बजे तक तो राह नहीं देख सकता ना, या कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कुछ भी हो गया, राइट. वी नीड मनी एट एनी पीरियड ऑफ टाइम. किसी भी दिन के किसी भी समय पे हमें ज़रूरत पड़ सकती है पैसे की. सो नाउ वी हैव आवर प्लास्टिक कार्ड्स. नाउ हम उसको यूज़ कर सकते हैं. सो डेबिट कार्ड्स यानी कि जो आपके सेविंग अकाउंट्स में या जो भी आपके करेंट अकाउंट में जो भी अमाउंट आपका खुद का डिपॉजिटेड है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग बैंक का फंक्शनिंग है दैट दे एक्सेप्ट योर डिपॉजिट्स. सेकेंड इज लेंडिंग द लोन्स. दूसरा अगर हम देखते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको लोन्स प्रोवाइड कराना. कई लोग बोलते हैं कि मैम बैंक का बिजनेस क्या है, बैंक का प्रॉफिट क्या है, बैंक क्यों काम कर रहा है. हमें सपोज आई एम द बैंक, राइट, और मैं आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती हूँ तो उसके सामने मैं आपको एक इंटरेस्ट पे करती हूँ, राइट. एक सर्टेन परसेंटेज मैं आपको इंटरेस्ट का पे करती हूँ. और मैं जब बैंक एज अ बैंक मैं आपको एक लोन देती हूँ तो भी मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करती हूँ, मैं आपसे इंटरेस्ट लेती हूँ. हमेशा जो इंटरेस्ट बैंक देती है ऑन योर सेविंग्स उसका एंड जो चार्ज करती है आपसे, जो लोन के ऊपर बैंक पैसा लेती है उसका डिफरेंस इज़ द प्रॉफिट. बिकॉज वो आपको पैसे जो एज अ इंटरेस्ट देती है बैंक वो हमेशा कम होता है बजाय कि आपसे लोन के तरीके से वो जो पैसे लेती हैं आपसे वो पैसा जो होता है बेटा वो ज़्यादा होता है. नाउ देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, करंट सेविंग डिपॉजिट्स एंड योर सेविंग डिपॉजिट्स. नॉर्मल जो आपके सेविंग अकाउंट डिपॉजिट. करंट अकाउंट डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जो कि कोई इंडिविजुअल है, फर्म है, कंपनी है, वो अपने नाम पे करंट डिपॉजिट बनाते हैं. इसमें क्या होता है मल्टीपल एंट्रीज हो सकती है ड्यूरिंग द डे. एक दिन में आप कितनी भी बार उसमें पैसे जमा कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो. इसके ऊपर आपको किसी भी टाइप का इंटरेस्ट नहीं मिलता बिकॉज सीधी सी बात है बैंक के पास आपका कितना पैसा रहेगा वो बैंक को नहीं पता होता है, ठीक है. तो वो आप बैंक जो है वो आपको बिल्कुल भी उस पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता. दूसरा जो होता है वो होता है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट. सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स वो अकाउंट डिपॉजिट्स होते हैं जिसमें कि यू नो इन लाइक एवरी वन हैव दैट हैबिट कि भाई एंड ऑफ द मंथ मेरा इतना सेविंग मैं करूँगा ही करूँगा, लाइक 5,000 10,000 और वट एवर इट इज़, ठीक है. तो वो जो अमाउंट होता है वो पड़ा रहता है, वो बैंक में रहता है
और उसके ऊपर एक सर्टन पीरियड जो है उसके ऊपर वो आपको इंटरेस्ट भी पे करते हैं. देन देर आर फैसिलिटी ऑफ रिकरिंग अकाउंट्स. रिकरिंग अकाउंट्स आर वेरी फेमस बिकॉज फॉर दोज पीपल दोज हु कांट मेक बिग सेविंग्स और दोज आर अनेबल टू एक बार में बहुत सारा पैसा वो डिपॉजिट नहीं कर सकते, उनके पास बहुत सारे पैसे के अरेंजमेंट्स नहीं हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, रिकरिंग यानी कि छोटा छोटा अमाउंट, सपोज जैसे कि पोस्ट ऑफिस का हो गया, वो 200 रुपीज़ है या 100 रुपीज़ जो मिनिमल अमाउंट है वो उसका वो डिपॉजिट करेंगे. तो सपोज करो आपने 1,000 रुपये की रिकरिंग शुरू करी, तो 12 महीने में आपके 12,000 इकट्ठे होकर जाएंगे. आप नॉर्मली वैसे देखो 1,000 रुपये का आपको पता भी नहीं चलता, आप जाके पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी खा लो कि 1,000 रुपये का बिल आ जाता है. बट रिकरिंग जो होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं, आपको सेविंग हैबिट को कल्टिवेट करने के लिए. आप रेगुलर बेसिस पे सेव करवा सकते हैं, सेव करवा सकते हैं वहाँ पर आप, ठीक है ना. तो आप क्या होगा यहाँ पर आपकी एक तो हैबिट कल्टिवेट हो जाती है, प्लस क्या होता है कि आप जब एक साथ देखते हैं 12 महीने बाद आपके पास एक तो पैसा इकट्ठा हो जाता है, प्लस आपको उस पर कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है. दोनों ही चीज़ें होती हैं. देन वी हैव फिक्स्ड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट. ओके, रिकरिंग में एक बात और बताना चाहूँगी आपको कि इन बिटवीन अगर कोई अपना इंस्टॉलमेंट या EMI जैसे मंथली है, सपोज 5 तारीख का फिक्स किया कि 5 तारीख को 1,000 रुपये डिपॉजिट करेंगे, अब वो नहीं कर पाते हैं तो उन्हें कुछ पेनल्टी भी देनी पड़ती है, या फिर जो उनका लास्ट का प्रॉफिट होता है उसमें वो थोड़ा उनको कम भी मिलता है. नाउ देर इज़ फिक्स टर्म लॉन्ग डिपॉजिट, जिसे हम FDs के भी नाम से जानते हैं. नाम से ही पता चल रहा है फिक्स टर्म डिपॉजिट्स, यानी कि एक लॉन्ग टर्म डिपॉजिट होती है, 3 से 5 साल से शुरू होती है, 9 साल तक में ख़त्म हो जाती है. डिफरेंट जिसकी जितनी ज़रूरत है या जिसकी जैसी चॉइस है उसके हिसाब से वो लोग ये डिपॉजिट्स फाइनल करते हैं. एंड दे मुझे उस पर उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है. और इसका बैंक को का भी एक अलग POV है, वो भी आपको समझने को मिलेगा, क्योंकि बैंक इज़ श्योर कि ये पैसा, सपोज कीजिए कि मैंने 1,00,000 रुपए की डिपॉजिट करी 5 साल के लिए, तो बैंक इज श्योर दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट 1,00,000 रुपीज़ और 5,00,000 रुपीज़ फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स. तो बैंक क्या करेगा, उसको प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाएगा, और ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाएगा, उसको एग्रीकल्चर में लगाएगा, उसको इंडस्ट्रीज़ में लगाएगा, ठीक है, उसको वो पैसे का प्रोडक्शन करेंगे जिसे मनी क्रिएशन कहा जाता है. प्लस वो लोन्स क्रिएट करेगा, लोन्स के थ्रू करेगा, बिकॉज ही इज़ श्योर कि 5 ईयर्स तक के लिए हमको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी. एंड देन दे गिव यू सर्टन पोर्शन आउट ऑफ दैट प्रॉफिट. सो दिस इज़ योर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट. देन सेकेंड इज नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज़. आपको क्रेडिट फैसिलिटीज़ देना, पर्सनल लोन्स हो गए, आपके इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए हो गए, आपको बिजनेस लोन चाहिए, आपको स्टडी लोन चाहिए, बहुत सारे तरीके के लोन्स आप देख सकते हैं इधर, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म. जो कहते हैं ना कि अगर फिक्स नहीं है इसके अंदर, अगर आप 1 साल तक का ले रहे हैं तो वो आपका शॉर्ट टर्म कहलाता है, 1 से 5 साल आपका मीडियम टर्म कहलाता है, और 5 से 15 साल का अगर आप लोन लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म लोन कहलाता है. तो जितना ज़्यादा लोन है आपका उतना इनकम उनको मिलती है, और उनके परसेंटेज में भी डिफरेंस रहता है. तो अलग अलग लोग अलग अलग टाइप के लोन लेते हैं बैंक से, उनके अपने अपने पर्सनल रीजंस के लिए. देन दूसरा उनका फंक्शन है पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटीज़. आप किसी को पे करते हैं तो आपने देखा होगा चेक, अभी हम थोड़ी देर पहले क्लास में बात कर रहे थे कि चेक बाउंस होना एक क्राइम है. अगर आपका चेक बाउंस हो रहा है, इट मीन्स आपके ऊपर कहते हैं ना ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस बनता है, आपको सू कर सकता है सामने वाला. क्यों, सपोज कीजिए कि मैंने एक कुछ काम करवाया आपके पास से, फॉर से मैंने आपसे फर्नीचर बनवाया, ठीक है, फर्नीचर बनवाया और मैंने आपको बोला भाई ठीक है, ये जो 2 लाख का पेमेंट है इसका आप 1,00,000 अभी ले लीजिए, और 1,00,000 का मंथ एंड का मैं आपको चेक दे देती हूँ. आपने मेरा ट्रस्ट किया, मैंने आपको चेक दिया, चेक इज़ कंसीडर्ड एज पेपर मनी, आपने उसको कंसीडर किया, आपने ले लिया और आपने मेरा पूरा काम करा, और जैसे ही मेरा मंथ एंड आया मैंने आपका वो चेक बाउंस करवा दिया, यानी कि मेरे अकाउंट में उतने पैसे नहीं थे जितने का मैंने आपको चेक दिया था, या इंटेंशनली मैंने उसको बाउंस करवा दिया, मैंने उस टाइम पर वो अकाउंट मेंटेन नहीं किया. तो दिस इज़ कॉल्ड एक बिल्कुल वो कितना विश्वासघात का केस बनता है आपके अगेंस्ट. तो
ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप बाय चेक्स, देखिए अगर आप इसको पॉजिटिव पॉइंट से देखिए तो आपको कितना अच्छा है कि आप थोड़ा टाइम बाय कर सकते हो, ठीक है। तो चेक की फैसिलिटीज़, आपको कैश लेके नहीं घूमना पड़ता। अगर आप सोचिए कि चेक्स ना हो, एटीएम्स मशीन्स ना हो या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स ना हो, आप कितना पैसा लेके घूमोगे पूरे दिन, कितना कैश आप लेकर के अपने साथ घूमेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ एक यहाँ पर रहती है। तो पेमेंट्स एंड विड्रॉल फैसिलिटीज़, एटीएम जिसे ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स कहते हैं, उनमें से आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं 24/7। अभी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और देती हूँ, आप लोग सोचिएगा और मुझे बताइएगा कि आप इस एडजस्टमेंट के बारे में क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपका अकाउंट HDFC के अंदर है, ठीक है। आपके पास HDFC का डेबिट कार्ड है। यू नो द डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड इज़ दैट अमाउंट जो आपके अकाउंट में है और आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड क्रेडिट कार्ड इज़ अ काइंड ऑफ लोन जो आपको आपकी क्रेडिबिलिटी पर मिलता है, आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी पे मिलता है, ठीक है। तो सपोज़ कीजिए कि आपके पास में HDFC का ATM कार्ड है और आपके आसपास HDFC नहीं मिला, आपको ICICI में आप जाते हैं, आप अपना कार्ड स्वैप करते हैं, पैसे ले लेते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं और ये ट्रांजैक्शन कैसे होती है, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं मुझे, आई विल चेक कि आपको क्या पता है इस एंट्री के बारे में। नाउ देन इट इज़ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सी, बैंक्स की एक हिस्ट्री होती है, राइट। बैंक्स की जो हिस्ट्री होती है उसे पता होता है, एक पैटर्न होता है कि इतना डिपॉजिट्स आता है और इतना मेरा विड्रॉल्स होता है, ठीक है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो जैसे कि मान लीजिए कि जो ये हॉस्पिटल्स हैं, सपोज कीजिए प्राइमरी हॉस्पिटल्स हैं, उधर 50 बेड है या 25 बेड हैं, ठीक है, 25 बेड्स हैं। तो 25 के 25 पेशेंट एक साथ नहीं होंगे वहाँ पे, अनटिल और अनलेस कुछ मेजर नहीं चल रहा है या कोई सीजनल ऐसी बीमारी नहीं चल रही है। तो हम यही मानते हैं कि 25 बेड रोटेट हो जाएगा, कि एक पेशेंट आएगा दूसरा ठीक होकर चला जाएगा, इस तरीके से। सेम तरीके से ना एक ट्रेंड होता है, हर बैंक को पता होता है कि उसके कितने क्लाइंट्स हैं, हर क्लाइंट की हिस्ट्री क्या है, उसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री क्या है, वो कितने पैसे डालेगा, कितने पैसे निकालेगा, कितना यूज़ करेगा, सेविंग्स में कितना पड़ा रहता है, उनको वो ट्रेंड पता होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उतना जो पहले तो अपनी हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए कुछ कैश रिजर्व्स को बाहर साइड में रख करके बाकी जो अवेलेबल अमाउंट होता है उससे वो लोन क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये तो एक उनका प्राइवेट एक्सपीरियंस है। बट एज आई टोल्ड यू, सेंट्रल बैंक RBI लीड्स ऑन इट। RBI जो होता है वो पूरा फुल कंट्रोल रखता है और वो अपने रिजर्व रेशियोज निकलवाता है। वो रूल बनाता है कि सपोज कीजिए कि 10% कैश रिजर्व रेशियो होनी चाहिए, यानी कि अगर आपके पास में 10,000 रुपये का डिपॉजिट है तो 10% उसका 1,000 आप साइड में रखना पड़ेगा आपको, कि अगर विड्रॉल्स आ गए तो आप क्या करेंगे। बाकी का बचा 9,000 रुपये की वो एक लोन क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वो लोन, अब वो लोन क्रिएट करेंगे तो सेम बैंक में वो उसका अकाउंट ओपन करेंगे उस पर्सन का और वहाँ पर क्रेडिट करेंगे एज अ लोन। अब उनके पास में क्या हो गया, अपने ऑलरेडी एक 10,000 की डिपॉजिट है प्लस 9,000 उन्होंने और बनाया, तो कुल मिलाकर के उनके पास कितना आ गया, 19,000 आ गया। वो 10,000 तो उनके पास है ही, क्योंकि 9,000 उन्होंने मनी क्रिएट करा, उसके ऊपर वो परसेंटेज लेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट में वो फिर 9,000 का बचा कितना, सपोज 1,000 रुपये की लोन निकाल दी, फिर नीचे आए, फिर 8,000 का कितना बचेगा। इस तरीके से करते करते वो 10 टाइम्स तक 1,00,000 रुपए तक की लोन क्रिएट कर सकता है। बट इसके लिए RBI उनके ऊपर फुल कंट्रोल रखता है कि ताकि बैंक अपनी मनमर्जियाँ ना करे, ठीक है। क्योंकि बैंक तो बहुत रिलैक्स हो जाएगा कि ओके ठीक है, मेरे को इतना ही पैसा साइड में रखना है, बाकी तो मैं लोन पे दे दूंगा, एंड दैट कैन क्रैश। ये चीज़ बहुत ज़रूरी थोड़ी है कि नहीं ही ज़रूरत पड़ी, मान लीजिए कोई ऐसी अनसर्टनिटी आ गई, ज़्यादा विड्रॉल्स हो गए, तो फिर वो कहाँ जाएगा, ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशियो है, SLR है, ये सारे वॉलेट रेशियोज़ हैं, ये सारी अलग अलग टाइप की रेशियोज़ होती हैं जो कि बैंक उसके हिसाब से अपने पैसे रिजर्व्स में रखता है और बाकी जो बचता है उसको वो लोन्स देता है। लोन्स देने के साथ पे वो मनी क्रिएशन करता है,
ठीक है, पैसे से पैसा बनाया जा रहा है। सो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया। देन मैंने आपको एक जो बात बोली थी कि आपका अगर सपोज कीजिए कि एक HDFC का बैंक है और आप ICICI से करते हैं, तो ये क्या है? दिस इज़ कॉल्ड इंटर बैंकिंग सिस्टम। अंदर ही अंदर जो सेटलमेंट्स होते हैं इनमें भी RBI कंट्रोल करता है, बट मुझे इसका आंसर डिटेल में आप सबसे चाहिए, ठीक है? तो प्लीज़ डू दैट। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि टाइप्स ऑफ बैंक्स, कमर्शियल एंड सेंट्रल। कमर्शियल बैंक्स की मैंने आपको फंक्शनिंग बताई है। आप देखेंगे प्राइमरी फंक्शंस में हमने देख लिया कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग द लोन्स, ठीक है। करंट अकाउंट डिपॉजिट्स मैंने आपको बताया, सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स मैंने आपको बताया, फैसिलिटी ऑफ रिकरिंग अकाउंट्स मैंने आपको बताया, फिक्स्ड लॉन्ग टर्म बताया आपको, देन प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज़ यानी लोनिंग सिस्टम, देन पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटीज़ मैंने आपको बताया, एंड मैंने आपको क्रेडिट क्रिएशन बताया। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। प्लीज़ वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।